हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यापीठ। और आज हम पढ़ेंगे कानों में कंगना कहानी, जिसके रचयिता राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह है। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नरेंद्र, योगेश्वर, मोहन, किरण और जूही। इस कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की सबसे भावुक कहानी कहा है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच? दो कंगन? हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद और रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से मेघों की धारा से बढ़े। चाटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं है, जग दयालु इन्हें छूती नहीं है। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे, और जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झर पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी, सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य नवीन नीवड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे, किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बताऊं? जो भी हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ उन बड़ी बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते, लेकिन वह सा स्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। यह आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, और इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था ले सके। मैं इस रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों का हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला, नूरजहां ने आंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी, फिर नदी किनारे बसंत वल्लभ रसल पौलों की छाया में बैठी किसी औरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अभी इसमें ऊपर जो है वो आगे की स्टोरी चलती है। अब हम बैक स्टोरी पढ़ेंगे शुरुआत से कहानी। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती थी। अभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल सारी फूलों की माला। इसमें जो कथावाचक है वो नरेंद्र है। अब नरेंद्र ने इसमें जो शुरुआती स्टोरी थी वो अंतिम स्टोरी थी, मतलब कहानी का अंत था। अब हम इसको कहानी को शुरू से बता रहा है कि ये जो सिचुएशन थी, स्थिति कैसे आई। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौल चिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोहर दिख पड़ी। कौन जानता था, चाल से कुचाल जाने में, हाथों में कंगन भूलकर कानों में पहने इतनी माधुरी, 2 टके के कंगन में इतनी शक्ति। गोपियों को भी कभी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोल कर नचा देने वाली शक्ति भरी है। गोपियों को कभी ये स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिए, फिर धीरे से उसकी अंगुलियों पर चढ़ाने लगा।
न जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी। मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक नहीं भूलेगी। ये भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चला। योगेश्वर किरण के पिता हैं। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यह विस्मय था। एक दिन की इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साय में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आए थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी। वहाँ के निवासियों ने भी कभी अमर तरु के फूलों की माला चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदो पावन का सानी कहीं वन भी था। ये सभी लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है, किसमें पंचवटी का वर्णन भी आया है, श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया गया है इसमें। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य थी, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती हैं। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदन उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति और रजनी 6 महीने तक ठगी रही। रजनी यानी रात। सत सत देवा अंगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोकुल से उतर कर 2 घड़ी बंसी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र जी का जो है अंतर प्रसन्न हो। श्री कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र जी का भी अंतर प्रसन्न हो। या ऐसे मुनीश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म की दीक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जग माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? हरिकेश के पास एक सुंदर वन था। ऋषिकेश सुंदर नहीं, अरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वह वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत के एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की नीवड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ती है। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगेश्वर रहते थे। योगेश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। यहाँ पर किरण की बात हो रही है। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित, बाधाहीन, नाचती किरणों की लेखा कहिए। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोटोक हवा में पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधित्व था, यानी कि नरेंद्र। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मर्त राज में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसीलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी कि किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा हूँ, उसी दिन सवेरे मैं अध्यापन की
पूर्ण आहुति थी। बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। तो नरेंद्र क्या क्या लेके गया था, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1 जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और उसके लिए 2 कंगन। योगेश्वर ने सब लौटा दिया, लेकिन केवल कंगन किरण ने उठा लिए। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां आकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बैठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थीं। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियों मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोनों पर 2 बूंदें निकाल कर झाँक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थीं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रहा, किरण देखती रही। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधों पर थी। हठत अंतर से कोई अकड़ कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर फोड़ नहीं सकता। ये लाइन महत्वपूर्ण है। क्षण भर पर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन इधर से उधर जल तरंग दौड़ाकर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं ठहरने देती। जगत की भी यही चाल थी। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक पर चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहे, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में ही राम हाय जानकी कहकर वन में डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को स्वर्ग से भी घसीट लाए। ये लाइनें महत्वपूर्ण है। किरण की भी यही अवस्था थी। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद और कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वन फूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर रहा हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी तो उसे पहचानना भी कठिन है। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजाती, हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपेट लाकर मेरे बरामदे में भर देती, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं झटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता। जूही, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे जो छोटे छोटे तो पात्र आते हैं, उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किरण ने क्या पहना था जब वो पहली बार आई थी। तो लाल चोली, हरी साड़ी, सिर पर सिंदूर रेखा, हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधनी। जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी कंगने व विलायती चूड़ा खरीद लाता। लेकिन जो भी हो, अब भी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छाया पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती है और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती हैं। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए।
तो पहले वो कहाँ थे? ऋषिकेश में, और फिर 2 साल कहाँ हो गए? मुरादाबाद में। ये महत्वपूर्ण है। इस तरह की कोई भी संख्या है तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। नरेंद्र मोहन के यहाँ, मोहन कौन? उसका दोस्त। वही किन्नरी से आंखें मिली। मिली क्या? लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुरुस्त है। एक लपट जो लगती है किसी नशा सी चढ़ जाती है। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलते मिलते मिल गई और हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, सतवस्त्र की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादाओं की कुल की प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती थी। घर भर सब जल उठा। मैं निरंतर जलने लगा, लेकिन जो जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए। कितने वक्त गुजर गया? 5 महीने उसको उस किन्नरी के चक्कर में, इसी तरह उसके 5 महीने कट गए। नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कंठ की कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलग रंजित चरणों पर रखे। क्या क्या उसने उसे भेंट किया किन्नरी को? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार और कण की कर्णफूल। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं था, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ कर किरण के गालों में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देता था। यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। उसकी आंखों में आंसू न थे, और मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुंदौल खेल रही थी। बिजली काले कपट से बार बार झांकती, किसी चंचला देखती, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि ये अभी दिसंबर के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, क्रम से लगाने के लिए, कि इनमें से कौन सी लाइन पहले आई थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी, चांदनी मेघों से, या बिजली काले कपाट से। तो इसे बहुत आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी हाल ही के एग्ज़ाम में आपके पूछी गई थी। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश होकर लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी अंगुलियों में एक अंगूठी भी रही रहती थी, उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। मतलब इतना सब होने के बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं था। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अलमारी में केवल मकड़े का जाला था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा, क्योंकि जो कुछ भी था उसने उस किन्नरी पर लुटा दिया था, और बिना किसी चीज़ के वो उससे मिलती नहीं थी। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था।
और वायु उस शरीर पर जल से भिगोआ पंख झल्ला रही थी। मुख पर एक अरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी थी। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय पर वहां बैठ कर रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, चीड़कंठ की काकली थी। कहाँ है, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए वह अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन, वैसे ही कंगनों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। यानी कि किरण की मृत्यु हो गई। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली थी। भूली शकुंतला को उस पल याद किया था। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपने प्राण पिया को आकाश पाताल छानकर ढूंढ लिया। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पाता। परलोक से ढूंढ निकालो, ऐसी शक्ति इस दीनहीन में कहाँ? उसके मरने के बाद उसे पश्चाताप हो रहा है। चढ़ा नशा उतर गया, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर पड़ी पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब केवल जीवन में अंधकार ही रह गया। किरण की मृत्यु हो गई। तो ये पूरी कहानी हमने लाइन बाय लाइन पढ़ ली और इसमें जो महत्वपूर्ण लाइनें हैं वो मैंने आपको बता दी। और इसके पात्र में इसमें ज़्यादा पात्र नहीं है, 5 ही पात्र हैं। इसमें नरेंद्र जो कि कथावाचक, योगेश्वर किरण के पिता, किरण, जूही, मोहन और किन्नरी। तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण लाइनें मैंने आपको बताई हैं उन्हें एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अगली कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।